नमस्कार दोस्तों। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में सबसे पहले यहाँ पे हमें एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि कैसे कोई ट्रेड सेटल होती है। तो उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये जो पोर्शन है, जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे इन्होंने इतना ही बता रखा है कि जो ट्रेड है वो कैसे सेटल होती है, उसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है। हाँ, अब सेकंड जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि हम कैसे ये ऑब्लिगेशन पता लगाएंगे कि कितनी सिक्योरिटी या फिर अमाउंट पे करना है। अब देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है मिस्टर राम। उन्होंने एक ट्रेड करी है एग्जीक्यूट। उनको ना 100 शेयर उन्हें बाय करने हैं 10 रुपीज़ की प्राइस पर। और हो सकता है कि किसी और ने भी स्टॉक एक्सचेंज पे एक ऑर्डर प्लेस करा हो। मान लेते हैं उनका नाम है श्याम, ठीक है, मिस्टर श्याम है। उन्होंने 100 शेयर्स का उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है, बट उनको सेल करना है। राम को यहाँ पे बाय करना था और इनको यहाँ पे सेल करना है, और जो प्राइस है वही 10 रुपीज़ है यहाँ पर। तो एक पर्सन यहाँ पर है जिसको शेयर बाय करने हैं, और एक पर्सन है जिसको सेल करना है। अब इनके जो ट्रेडिंग मेंबर हैं, ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि उनकी ऑब्लिगेशन क्या है, यानी उनको कितनी सिक्योरिटीज़ लेनी है, ठीक है, या फिर उनको कितना अमाउंट उनको लेना है, उनको रिसीव करना है, मतलब एक दूसरे को। जो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग मेंबर की। ट्रेडिंग मेंबर मतलब स्टॉक ब्रोकर की। तो उसकी जो ऑब्लिगेशन है हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे, ठीक है, कि उसको कितना अमाउंट रिसीव करना है, या फिर उसको कितना अमाउंट देना है, या फिर उसको कितनी सिक्योरिटी उसको लेनी है, या फिर उसको कितनी सिक्योरिटी उसको पे करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके हैं उन ऑब्लिगेशंस को पता लगाने के। उनमें सबसे पहला तरीका है नेटेड ऑब्लिगेशन, सेकेंड है हमारा ट्रेड टू ट्रेड और ग्रॉस ऑब्लिगेशन, और थर्ड है हमारा डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, तो उस केस में तो हमारी जो सेटलमेंट है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेटेड ऑब्लिगेशन के बारे में। ऑल परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन विल बी नेटेड टू डिटरमाइन ऑब्लिगेशंस। मेंबर विल हैव द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर ए सिक्योरिटी इन ए settlement only if the sale quantity is more than buy quantity. Similarly, in case the buy quantity is more than sale quantity, the member will receive a payout of security. Fund obligations will also be computed on a netted basis across all securities under netted settlement. तो अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की, एक ट्रेडिंग मेंबर को, देखिए, एक ट्रेडिंग मेंबर को सिक्योरिटीज़ कब मिलेंगी? जब उसकी जो सेल क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी बाय क्वांटिटी से। यानी ऐसे समझिए, देखिए, ये है ज़रोधा, ठीक है, ये ज़रोधा है। तो इसके प्लेटफॉर्म से ना मैंने 1000 शेयर मैंने सेल करे, 1000 शेयर मैंने सेल कर दिए, ठीक है, और मैंने यहाँ से बाय करे सिर्फ 100 शेयर, ठीक है, 100 शेयर मैंने क्या करे, मैंने बाय करे। तो अब मुझे आप ये बताइए कि जो ज़रोधा है कि क्या उसके पास जो शेयर है वो आएंगे या फिर जो पैसा वो आएगा? आप बताइए मुझे। देखिए, सिंपल है ना। यहाँ पे अगर मैंने जो शेयर है वो ज़्यादा सेल करा है, इफ़ द सेल क्वांटिटी इज़ मोर देन बाय क्वांटिटी। देखिए, यहाँ पे जो सेल क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में यहाँ पे हमें सिक्योरिटीज़ देनी है, बट अगर मान लेते हैं उल्टा मतलब कि मान लेते हैं कि मैंने बाय क्वांटिटी जो मैंने बाय करा है वो है 1000 क्वांटिटी, और सेल करी है मैंने सिर्फ 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास से ना पेमेंट जाएगी, यहाँ से मेरे पास से पेमेंट जाएगी, क्योंकि देखिए मैंने बाय करा है, तो सिक्योरिटी तो मैं दूंगा नहीं ना, मेरे पास से क्या जाएगी, मेरे पास से पेमेंट जाएगी। तो जब अगर आपकी बाय क्वांटिटी ज़्यादा है सेल क्वांटिटी से, तो उस केस में जो अमाउंट है ना वो दिया जाता है। बट अगर इसका उल्टा केस मतलब अगर सेल क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, और बाय क्वांटिटी हमारी कम है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास अमाउंट आएगा।
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये लिख रखा है, मेंबर विल हैव द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर ए सिक्योरिटी इन ए सेटलमेंट ओनली इफ सेल क्वांटिटी इज मोर देन बाय क्वांटिटी। यानी इस केस में मुझे जो सिक्योरिटीज है वो देनी है और अमाउंट मुझे लेना है। तो यानी मेरी जो ऑब्लिगेशन क्या है, वो मुझे सिक्योरिटीज देनी है, मुझे सिक्योरिटीज देनी है, बट यहाँ पे मुझे अमाउंट देना है। मतलब सेल अगर ज़्यादा है, देखिए सेल अगर ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिक्योरिटीज़ देनी है। मेरी ऑब्लिगेशन ये है, ठीक है, मेरी ऑब्लिगेशन ये है। और अगर मैंने बाय करा है तो मुझे अमाउंट देना है। क्या देना है मुझे? अमाउंट मतलब पैसा देना है मुझे। तो नेटेड ऑब्लिगेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड टू ट्रेड और ग्रॉस ऑब्लिगेशन। ट्रांजेक्शन विल नॉट बी नेटेड टू डिटरमाइंड ऑब्लिगेशंस। मेंबर सिक्योरिटी पे इन ऑब्लिगेशन will be equivalent to cumulative sale quantity and security payout will be equivalent to cumulative buy quantity. Funds pay in will be equivalent to cumulative value of buy transaction and funds payout will be equivalent to cumulative sale value. अब ये देखिए यहाँ पे ना, पहले हम दो वर्ड का मतलब समझते हैं, पे आउट एंड पे इन। पे आउट और पे इन। पे आउट का मतलब क्या है? पे आउट का मतलब क्या है कि मेरे पास से पैसा जाएगा। तो मेरे पास से पैसा कब जाएगा? जब मैं शेयर में बाय करूँगा, ठीक है। और पे इन, जब मैं, देखिए पे इन में क्या होगा, मेरे पास अमाउंट रिसीव होगा, मेरे पास अमाउंट रिसीव होगा। लेकिन कब होगा मुझे अमाउंट रिसीव? जब मैंने क्या कर रखा हो, मैंने जो सिक्योरिटीज है मैंने सेल करी हो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो दो वर्ड है वो आपको समझ में आ गए। अब देखिए इन्होंने बोला है कि मान लेते हैं कि जो सेल और जो बाय क्वांटिटी अगर इक्वल है, ठीक है, सेल बाय क्वांटिटी इक्वल है, या फिर आप बोल सकते हो बाय सेल क्वांटिटी अगर इक्वल है एक मेंबर के द्वारा। अब ऊपर वाले केस में ना हमने ऑल परचेज और ऑल सेल ट्रांजेक्शन ली थी, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंगल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने 100 शेयर मैंने बाय कराया और 100 शेयर मैंने सेल कर रखे हैं। तो उस केस में जो मेरी ऑब्लिगेशन है वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो मेरी कुछ है ही नहीं। मतलब ऊपर हम सिर्फ देख रहे थे जो टोटल ट्रांजैक्शन थी एक ट्रेडिंग मेंबर्स की, ठीक है, वो देख रहे थे हम पूरी की पूरी। और बट यहाँ पर हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन है ना, हम उसके हिसाब से हम चेक करते जा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि उसने 100 क्वान्टिटी उसने बाय करी है और 100 क्वान्टिटी उसने शेयर करी है, और जो अमाउंट है वो भी इक्वल है, अमाउंट भी यहाँ पे देखा जाएगा। ऐसा देखिए, अब हो सकता है ऐसा तो मैंने जो 100 क्वांटिटी मैंने बाय कर रखी है वो बाय कर रखी है मैंने रिलायंस की, और यहाँ पे 100 क्वांटिटी मैंने बाय कर रखी है आरटीसी की। तो उसमें फिर क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा ना अमाउंट में। तो शेयर भी यहाँ पे देखे जाएंगे और जो अमाउंट है वो भी देखा जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो पता लगाई जाएगी। और जो थर्ड है, ये तो आमतौर पे आपने देखा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में, क्योंकि वहाँ पर जो भी जो सेटलमेंट होती है वो डेली बेसिस पे होती है। मतलब मार्केट जिस हिसाब से ऊपर नीचे जाता जाएगा उस हिसाब से जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो आपको पता चल जाएगी कि हाँ कि अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो मतलब कि आपको लेना है, और अगर लॉस हो रहा होगा मतलब क्या है कि आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली कट ही जाता है हमारे अकाउंट से लॉस, तो है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेटलमेंट कैसे होती है, ठीक है, और किस प्राइस पे होती है। जैसे कि हम बात करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिया एक तो इंडेक्स लिया इन्होंने, और दूसरा लिया उन्होंने इंडिविजुअल सिक्योरिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के भी होते हैं और हमारे जो इंडेक्स है उनके भी होते हैं। तो इनकी जो सेटलमेंट है वो डेली बेसिस पर होती है, और ये किस पर होती है, क्लोजिंग प्राइस पे। देखिए ये पूरा नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। अगर डिटेल में जानना हो तो आप यही पढ़ सकते हो। तो जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है उसके हिसाब से उसके हिसाब से सेटलमेंट होती है, और इंडिविजुअल के केस में भी। फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा अनएक्सपायर्ड लिक्विड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो उनकी सेटलमेंट है वो भी डेली बेसिस पे होती है। तो ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है।